हेलो एवरीवन। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडक्शन का पार्ट 1 देखा था। आज करते हैं इंडक्शन पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ और हो सके तो म्यूचुअल इंडक्शन। नहीं तो म्यूचुअल इंडक्शन होने में और एक क्लास लगेगा। तो आज अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो अगले हफ्ते के अंदर पूरा इंडक्शन का वीडियो जेई मेन लेवल तक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, म्यूट करो, म्यूट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस से मैं समझाऊंगा इसको। पहले ये वाला टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेज एक्सपेरिमेंट। शायद ये वाला हुआ भी था थोड़ा सा, मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या आता है कि जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट है वो फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। तो वो कहता है कि अगर कहीं पे कुछ रिलेटिव मोशन हुआ दो मैग्नेट के अंदर, तब वहाँ पे फ्लक्स का चेंज होगा। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ रिलेटिव मोशन हुआ तो वहाँ पे फ्लक्स का चेंज होगा। अगर फ्लक्स का चेंज होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे फिर जो भी सारे मेरे मतलब एनर्जी जो भी मेरे को मिलना है वो मिलेगा। ठीक है, तो पहले इस पे देखते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। एक्सपेरिमेंट को मैं पहले समझाता हूँ। देखो, एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसका वेलोसिटी 0 है और इसका भी कुछ वेलोसिटी नहीं है। अब ये इधर की तरफ नहीं जा रहा है, ये भी इधर की तरफ नहीं आ रहा है, मतलब दोनों के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली रेस्ट पे है। तो अब इस पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन था, मैं समझाता हूँ एक सेकेंड। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, इससे ऐसे निकल रहा है। ठीक है, नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता है, साउथ पे, है ना। ऐसे आता है, ऐसे जा रहा है। तो इसका अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कुछ चेंजेस हो रहा है? नहीं, पहले 3 था, अभी भी 3 ही है। अब मान लो ये यहाँ पे था, तो इस पे फील्ड लाइन ऐसे जा रहा था। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट किया हम इसको, मैं शायद पिछले वीडियो में दिखाया भी था। शिफ्ट किया तो पहले 3 जा रहा था, अभी 3 4 कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। तो फील्ड लाइन चेंजेस हुआ। मैं आर्बिट्रेली मान रहा हूँ कि पहले 3 जा रहा था, अभी 4 जा रहा है। ठीक है, तो कितना चेंजेस हुआ, एक तो चेंजेस हुआ। अब मान लो कि इसको मैं दूर लेके जा रहा हूँ। अगर दूर लेके जा रहा हूँ तो फील्ड लाइन वहाँ पे भी क्या है, घटते जा रहा है। मान लो पहले जितना था, अब उससे यहाँ पे आएगा। तो पहले 3 जा रहा था, 3 से 4 हुआ, 4 से फिर दूर जा रहा है तो 1 हो गया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन यहाँ पे डिडक्ट हो रहा है। तो चाहे वो बढ़े या घटे, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन पे चेंजेस आएगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। ठीक है, और ज़्यादा स्पीड होगा इसका, मतलब रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होगा तो ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रिलेटिव स्पीड कम होगा तो ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया, देखो द डिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे भी नोटिस करने का बात है कि ये जब सामने जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं हो रहा है। जब ये सामने जा रहा है तो ये उल्टा तरफ दिखा रहा है, दूर जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर फिर उल्टा तरफ, फिर से सामने जा रहा है तो फिर से गैल्वेनोमीटर उसी तरफ दिखा रहा है। और एक शायद फिगर होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। पहले v वेलोसिटी से जा रहा था, अभी 2v वेलोसिटी से जा रहा है, तो भी डिफ्लेक्शन इसी तरफ। तो अब डिफ्लेक्शन का चेंजेस क्यों आ रहा है, मतलब कभी इस तरफ कभी इस तरफ, ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम लोग को समझना होगा लेंजेस लॉ। कौन सा लॉ? लेंजेस लॉ। लिखो लेंजेस लॉ। अब देखो लेंजेस लॉ में क्या आता है, सबसे पहले जो आता है वो लिखना है इफेक्ट ऑपोजिट द कॉज। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, इफेक्ट ऑलवेज ऑपोजिट द कॉज। और ये वाला चीज़ को लिख लेना है। अब मैंने समझाया था, शायद ये भी समझाया था लास्ट वीडियो में, E होता है d∅dt। ये चीज़ मैं यहाँ से समझा रहा हूँ क्योंकि इसका एग्जाम्पल मेरे को चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो मैं सॉल्व कराऊंगा। E -d∅dt। E क्या है, -d∅dt। अब n नंबर ऑफ कॉयल होगा तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, n∅। फ्लक्स का चेंजेस कितना होगा, d/dt। अब लेंजेस लॉ के चलते हैं आगे क्या आ जाता है, माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि जो भी कॉज होगा उसको लेंजेस लॉ
लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब कि लेंजेस लॉ कैसे बनाए कि एक्सपेरिमेंट देख के बनाया कि ऐसे होता है। तो लेंज ने कहा कि जो भी कॉज है उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट को अपोज करेगा। कैसे, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। समझ लो कि मेरे को 30 मिला, आउट ऑफ 40 मेरे को 30 मिला, और ये अर्घदीप को मिला 35, ठीक है। अर्घदीप को मिला 35, मेरे को कम मिला, मैं कम हूँ, अर्घदीप ज़्यादा है, तो ये चाहेगा कि मेरा मार्क्स बढ़े थोड़ा सा, ठीक है। मेरा मार्क्स बढ़ के ये चाहे कि 30 से 35 तक इसके आसपास भी आ जाए, तभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 30 से 31 बढ़ा 32, 33, 34, तो ये मेरे को हेल्प कर रहा है अभी बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं कम हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं 35 से 36 हो गया, तब ये चाहेगा कि मैं घट जाऊँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो भी मेरा कॉज है उसको अपोजिट कर रहा है ना। मैं कम हूँ तो ये ज़्यादा लाने का कोशिश करता है, मैं ज़्यादा हो गया तो ये मेरे को कम करने का कोशिश करता है, ठीक है। नॉर्मल लाइफ एग्जांपल। तो अब इस पे भी समझते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। अब इस वाले मैग्नेट का वेलोसिटी इधर की तरफ है, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी उधर है तो एक चीज़ तुम लोगों को जानना है कि अगर कोई लूप है वहाँ पे करंट एंटी क्लॉक होता है तो लूप में नॉर्थ प्रोड्यूस होगा। तुम जिधर की तरफ से देख रहे हो, अगर मैं इस तरफ सामने की तरफ देख रहा हूँ, सामने की तरफ एंटी क्लॉक फ्लो कर रहा है, तो सामने वाला साइड एक लूप का भी दो, अगर एक रिंग है, लूप तो नहीं कहूँगा, एक रिंग है, कोई भी एक रिंग मान लो, अगर कोई भी एक रिंग का एक साइड नॉर्थ होता है और दूसरा वाला साइड साउथ, चाहे कोई भी रिंग हो, एक साइड नॉर्थ दूसरा वाला साइड साउथ होता है। ऐसा नहीं कि रिंग है तो एक ही होगा, नॉर्थ होगा साउथ नहीं होगा। तो सामने वाला साइड क्या होगा, नॉर्थ, और पीछे वाला साइड क्या होगा, साउथ। क्योंकि सामने वाला अगर कोई देख रहा है ये एंटी क्लॉक है, तो पीछे वाला क्या देखेगा, उसको क्लॉक देखेगा। तो पीछे वाले की तरफ साउथ हुआ और सामने वाले की तरफ नॉर्थ हुआ, ठीक। अब क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है। समझो ये वाला, समझ गए। अब देखो, अब जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे किसके चलते इंडक्शन हो रहा है, कॉज कौन है, ये कॉज एक्चुअली क्या है, ये आगे जा रहा है, ये कॉज है, ठीक है। तो आगे जाएगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा कि नहीं, सामने की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, सही बात है ना। तो इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगा, उसको हाँ कोशिश करेगा घटाने को, डिक्रीज करे। तो डिक्रीज करने का अगर कोशिश करेगा, तो मैं इधर की तरफ से अगर देख रहा हूँ, देखो मैं फ्रेश एक ड्राइंग करता हूँ, ठीक है। ये वाला नॉर्थ हुआ, ये वाला साउथ हुआ। हम मान लो ये वाला रिंग है, तो मैग्नेट ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो अगर नॉर्थ सामने की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, वो उसको घटाने का कोशिश करेगा। समझ लो, पहले ये क्या करेगा, उसको घटाने का कोशिश करेगा। नॉर्थ सामने की तरफ जा रहा है तो वो हमेशा उसको क्या करेगा, घटाने का कोशिश करेगा। अगर घटाने का कोशिश किया तो इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्थ। तो कैसे करंट फ्लो होगा, एंटी क्लॉक। देखो एंटी क्लॉक हो रहा है प्रोड्यूस। अब देखो इस पे दिखाता हूँ, ये दूर जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है। अब दूर जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है। तो फील्ड लाइन धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो वो चाहेगा कि नॉर्थ उसके पास रहे और फील्ड लाइन बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं। सामने आ रहा था तो वो उसको भगाने का कोशिश कर रहा था, अब दूर जा रहा है तो उसको पास लाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये दूर जा रहा है तो ये क्या करेगा, मैं इधर यहीं से देख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब दूर जा रहा है तो ये इसको खींचने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, साउथ। साउथ मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। समझो पक्का। अब जाते हैं वो वाला गैल्वेनोमीटर पे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर वाला पोजीशन पे जहाँ पे हम लोग थे, तो उस वाले में क्या है कि थोड़ा अच्छे से देखना ये वाला चीज़, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अरे यार, चलो इसको देखो एक बार। पहले वाले में तो कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि नो डिफ्लेक्शन, उसका मोशन ही नहीं है। दूसरे वाले में देखो, ये सामने जा रहा है, सामने जा रहा है तो मैं इधर से देखूंगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्थ प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं।
नॉर्थ सामने जा रहा है तो नॉर्थ ही प्रोड्यूस करेगा ना, नॉर्थ करेगा तो इसमें करंट कैसे जाना चाहिए, क्लॉक के एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब ऐसे, तो करंट ऐसे होके देखो एंटी क्लॉक हो रहा है ना, हाँ एंटी क्लॉक हो रहा है। अब एंटी क्लॉक होगा तो गैल्वेनोमीटर ऐसे था, एंटी क्लॉक जा रहा है करंट, तो इसको कैसे बेंड करेगा, ऐसे करेगा, समझ गए, सीधा था, एंटी क्लॉक जा रहा है मतलब करंट ऐसे होते हुए ऐसे, ये एंटी क्लॉक हुआ ना ये वाला, सही से देखो, ऐसे एंटी क्लॉक होता है ना कि क्लॉक होता है, ऐसा एंटी क्लॉक होता है कि क्लॉक होता है, तो ऐसा अगर गैल्वेनोमीटर है ऐसे जाएगा तो इसको कैसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखो दूर जा रहा है तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, साउथ प्रोड्यूस होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर ऐसा था, इसका ऐसे धक्का देगा, ऐसे हो जाएगा फिर, ठीक है। अब ज़्यादा स्पीड से जा रहा है। अब देखो तीसरे वाले में देखो, अब साउथ है, साउथ सामने जा रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, साउथ प्रोड्यूस करेगा ना, साउथ जा रहा है, आगे साउथ जा रहा है, ऐसा नहीं कि नॉर्थ जा रहा है तो हमेशा साउथ ही प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है, साउथ जा रहा है तो वो साउथ को क्या करेगा, क्या करने का कोशिश करेगा कि साउथ नहीं आए उसके पास, आगे आ रहा है तो उसको भेजेगा पीछे, पीछे जा रहा है तो उसको खींचेगा, समझो, साउथ जा रहा है तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, इसको मतलब ये चाहेगा कि ये दूर जाए तो यहाँ साउथ प्रोड्यूस करेगा, साउथ करेगा तो क्लॉक। अब ये और स्पीड से जा रहा है पर नॉर्थ जा रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्थ मतलब फिर से एंटी क्लॉक मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है। अब बाकी बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं यहाँ ये वाले पोर्शन से क्वेश्चन मैं जनरली करवाता हूँ क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लो। एक सेकंड सो स्टार्टिंग विथ नो EMI केसेस। नो EMI केसेस में क्या आएगा कि अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो वहाँ पे जो भी EMF है वो डेवलप नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फिर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे पहले वाले में देखो दोनों का वेलोसिटी सेम है, मैंने पहले ही कहा था कि देयर शुड बी रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम है और एक ही डायरेक्शन में है। ऑपोजिट पे होता तो कुछ ना कुछ इंड्यूस होता, सेम डायरेक्शन पे है वेलोसिटी, मतलब क्या होगा, मतलब कि वहाँ पे सेम डायरेक्शन पे होगा तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो कांस्टेंट होगा। अमाउंट ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे EMF प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो इस वाले में EMF प्रोड्यूस नहीं होगा, ना तो इस वाले में होगा ना इस वाले में होगा, इस वाले में भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का ही वेलोसिटी क्या है, सेम है और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब तीसरे वाला देखो, तीसरा वाला में क्या है कि कोई एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर एक लूप है। अब लूप में देखो जो भी, चाहे तुम लूप को यहाँ रखो या यहाँ रखो या यहाँ रखो, एंड पे छोड़ के मतलब कि बीच में कहीं रखो इस पोजीशन पे, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni। मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे भी EMF प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। अब चौथे वाले में देखो, इसको भी मैं घुमा रहा हूँ, इसको भी मैं घुमा रहा हूँ एक ही स्पीड से, अगर एक ही स्पीड से घुमा रहा हूँ तो भी क्या, रिलेटिव मोशन कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, तो भी वहाँ पे फ्लक्स का चेंज नहीं होगा। फ्लक्स होगा लेकिन फ्लक्स का चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स का अगर चेंज नहीं होता है तो, या चाहे इस वाले में ले लो, अगर फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो वहाँ पे EMF प्रोड्यूस क्या होगा, ज़ीरो। चौथे वाले में देखो, चौथे वाले में यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तुम इस रेक्टेंगुलर लूप को यहाँ से यहाँ लेके जाओ, यहाँ से यहाँ मतलब इसी के बीच में आगे पीछे करो, चाहे उसका वेलोसिटी है लेकिन उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना पहले था उतना ही अभी भी है, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे रहे तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना होगा, यहाँ पे रहने से तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ही है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वहाँ पे कोई फ्लक्स तो होगा लेकिन वहाँ पे EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में ये भी घूम रहा है लेकिन वो एक ही पोजीशन पे घूम रहा है, तो फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये सारे नो EMF केसेस है, ये MCQ में दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें भी देख लो, इसमें भी इन दोनों, ये चाहे इधर घूम रहा है ये इधर घूम रहा है, लेकिन उन लोगों का रिलेटिव मोशन क्या है, चेंजेस नहीं हो रहा है, जो पहले था वैसे ही है। तो अगर जो पहले था वैसे ही है तो वहाँ पे भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो EMF ज़ीरो होगा।
अब चलते हैं कुछ एक क्वेश्चन पे। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, शायद सबको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड। हाँ, अब ये सारे क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं 2-2 मिनट का टाइम दूंगा तुम लोगों को, तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ, अगर होता है तो सही है, नहीं तो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कितना क्वेश्चन है, मान लो 3 क्वेश्चन मैं पहले ले रहा हूँ, 1 2 3। टेक योर टाइम फॉर 2 मिनट, देन आई विल एक्सप्लेन। चलो जल्दी से। तो पहला वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, एक एक करके। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा है, करंट ऐसा है, इनवर्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी फील्ड होगा वो इनवर्ट की तरफ होगा। तो जो भी आउटसाइड का करंट है उसके लिए जो भी फील्ड होगा वो इनवर्ट की तरफ हो रहा है, ठीक है। अब करंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हुआ तो ये वाला लूप में जो करंट इंड्यूस होगा वो चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करने के लिए, और डिक्रीज़ करने का कोशिश करेगा तो वो वहाँ पे उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, डॉट यानी बाहर की तरफ उंगली होगा तो करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, दूसरे वाले क्वेश्चन में करंट कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, फिर से फील्ड कैसा है इस साइड में, राइट साइड में फील्ड कैसा है, मैंने बोला था कि किसी का सर रखो, सर रख के धकेलो, ऐसे अंदर की तरफ जाएगा तो क्रॉस, ठीक है। अगर क्रॉस है, ये दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, डिक्रीज़ कर रहा है तो ये चाहेगा इंक्रीज़ करने को। देखो ये वाला चीज़ समझो सही से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भले अंदर की तरफ होगा, लेकिन अंदर की तरफ है, लेकिन दूर जा रहा है तो डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो वो चाहेगा कि उसको क्या करे, इंक्रीज़ करे। तो अभी डॉट प्रोड्यूस करेगा कि क्रॉस करेगा, क्रॉस, क्योंकि वो उसको सपोर्ट करेगा कि बढ़े, घट रहा है उसको सपोर्ट करे कि वो बढ़े। क्रॉस घट जा रहा है तो उसको बढ़ाना है क्रॉस को, तो क्रॉस ही प्रोड्यूस करेगा। क्रॉस करेगा तो कैसे करंट जाएगा, ठीक है। डॉट मतलब एंटी क्लॉक, क्रॉस मतलब इनवर्ट यानी क्लॉक, ठीक है, समझ आया। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला और भी आसान है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, बढ़ते जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो यह क्या करेगा, उसको घटाने का कोशिश करेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्रॉस यानी फिर से करंट कैसा, क्रॉस यानी करंट ऐसा, ठीक है। करंट अगर ऐसे जाएगा तो करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है, तो पॉजिटिव वाले चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर वाले प्लेट में, और नेगेटिव वाले चार्ज कहाँ जाएगा, नीचे वाले प्लेट में। आया समझ में, ठीक है, सबको आ गया, ऑनलाइन वाले, ठीक है। अब चौथा पांचवा वाला देखो, 4th 5th, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 4th 5th, 4th में देखो, 4th में जिन लोगों को नहीं दिख रहा है मैं बोल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन माइनस है ये वाला, और 5th में ये प्लस है, शायद कैमरा में आए नहीं, और यहाँ पे दिखा रहा है वेलोसिटी रिड्यूस, वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। तो चौथे वाले में देखो कि इलेक्ट्रॉन माइनस बीम एक्सीलरेटेड, मतलब क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम एक्सीलरेट मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो I इक्वल टू होता है Q बाई टी। टाइम घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। I इक्वल टू होता है Q बाई टी। अगर टाइम घटा यानी वेलोसिटी बढ़ा तो टाइम घटा, तो करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा ना। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन पे होगा ये देखना है, कौन से डायरेक्शन पे होगा। इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसका ऑपोजिट में क्या जाता है, करंट, उसका ऑपोजिट में करंट। अब इसका ऐसे पकड़ो, करंट को ऐसे लिखता हूँ, ऐसे पकड़ो, फील्ड किधर जा रहा है बोलो, ऐसे हो कैसे, तो इनवर्ड। अब मैंने बताया कि टाइम घट रहा है तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। ये चाहेगा कि आउटवर्ड वाला प्रोड्यूस करे,
आउटवर्ड मतलब डॉट एंटी, ठीक है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन प्लस बीम, इलेक्ट्रॉन प्लस जहाँ जाता है उधर की तरफ क्या जाएगा करंट, इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब प्रोटॉन मान लो। अब प्रोटॉन जिस डायरेक्शन पे जाएगा उसी डायरेक्शन पे करंट जाता है, लेकिन वो रिटार्डेड मतलब वेलोसिटी उसका क्या है, घटते जा रहा है वेलोसिटी। अब इसको देखो यहाँ कैसे जाएगा, यहाँ इधर तो इधर इनवर्ड है, लेकिन यहाँ कैसा है, बाहर आउटवर्ड। समझ आ रहा है कि नहीं। और एक बार देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या है, घट रहा है। वेलोसिटी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो करंट, ये घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फील्ड घटेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि करंट इधर की तरफ जा रहा है राइट साइड में, तो ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ होगा बाहर की तरफ, और इसका वैल्यू क्या है, घट रहा है तो ये उसको हेल्प करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, डॉट मतलब, ठीक है, सही है कोई प्रॉब्लम। अब तीसरे वाले में देखो v कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो करंट का कुछ चेंजेस होगा, करंट चेंजेस नहीं होगा तो b का कुछ चेंजेस होगा, नहीं होगा तो फिर फ्लक्स का चेंजेस होगा, वो भी नहीं होगा तो फिर EMF किस चीज़ का, EMF भी नहीं होगा, ठीक है। इतना सारा हो गया तो बाकी का सारे भी कर लेता हूँ, बाकी का और 3 है ये भी कर लो थोड़ा सा, क्योंकि इससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। ये भी देख लो एक बार 6, 7, 8 एक बार खुद से ट्राई करो, मैं पॉज कर देता हूँ फिर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहे थे, इंक्रीज़ कर रहा है, बी इंक्रीजिंग, बी अगर इंक्रीज़ करेगा, बी का डायरेक्शन कैसा है देखो, क्रॉस इंक्रीज़ करेगा, तो मेरे को हमेशा कौन सा वाला लूप देखना है, बड़ा वाला लूप देखना है। तो बड़े वाले लूप में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ते जाएगा तो वो क्या कोशिश करेगा, उसको घटाने का कोशिश किया तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, डॉट। यहाँ पे डॉट होगा तो करंट कैसा, ऐसा, फिर यहाँ पे बाकी बड़ा वाला लूप से देख के छोटा वाला को कर देना है। वैसे यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या बढ़ते जा रहा है, तो बड़े वाले लूप में क्या होगा, डॉट। देखो बड़े वाले लूप में कैसा जा रहा है करंट, एंटी क्लॉक, लेकिन छोटे वाले में क्या हो जा रहा है, घूम के क्या हो जा रहा है, क्लॉक। तीसरे वाले में भी बड़ा वाला लूप ही देखो, बड़ा वाला लूप में कौन सा कैसे हो रहा है, देखो बढ़ते जा रहे, तो बड़े वाले लूप में क्या है, बी इंक्रीजिंग मतलब फिर से क्या प्रोड्यूस होगा, डॉट मतलब ऐसे। तो बड़े वाले लूप में कैसे जाएगा, छोटे वाले लूप में, समझ गए, ऐसा, छोटे वाले लूप में ऐसा, ठीक है। चौथे वाले में देखो, चौथे वाले में क्या है कि देखो कनेक्टिंग वायर जो है, मैंने कहा था कि करंट हमेशा लूप में फ्लो होता है, ठीक है। मैं कब कहा था ये करंट लूप में फ्लो होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था कुछ जेई मैंने कहा, या किसी का क्वेश्चन था मेरे को याद नहीं, ऐसा वाला क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पे मैं बताया था। तो यहाँ भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ बाहर वाले के लिए देखो, ये बी बढ़ते जा रहा है मतलब तो घटाएगा तो कौन सी तरफ, आउटवर्ड ना, तो और यहाँ भी सेम, ठीक है। क्योंकि इधर में कहीं करंट नहीं होगा, तो दोनों इंडिपेंडेंट लूप है, दोनों को तुम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करो अलग अलग, इस वाले को अलग ट्रीट करो, इस वाले को अलग। तो बाहर वाले के लिए भी आउटवर्ड मतलब ऐसा, अंदर वाले के लिए आउटवर्ड मतलब ऐसा, और कनेक्टिंग वायर में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखो सर्कुलर लूप से हमेशा क्या हो गया, सडनली इलिप्स। सर्कुलर लूप से अगर इलिप्स हो जाता है तो सर्कुलर लूप कोई भी तुमको लेंथ दे दिया जाए, ऐसा कोई भी लेंथ दे दिया जाए, उससे तुमको कुछ बनाने के लिए बोला जाए, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, मतलब कि सर्कल हो, लूप हो, तुमको बोला गया कि तुमको एक हम रस्सी देते हैं, तुम एक ऐसा जगह बनाओ कि तुमको मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एरिया मिले। शायद माइथोलॉजिकल कुछ एक स्टोरी भी था वहाँ पे। तो किसी को कोई एक राजा थे, तो वो बोले कि एक मैं रस्सी देता हूँ, तुम ऐसा जगह घेरो कि तुमको क्या मिले, तुमको सबसे ज़्यादा जगह मिले। तो किसी ने क्या बनाया था, रेक्टेंगल बनाया, किसी ने स्क्वायर बनाया, किसी ने इलिप्स बनाया, तो एक ने सर्कल बनाया। तो जिसने भी सर्कल बनाया था उसको सबसे ज़्यादा जगह मिला, ठीक है।
तो सर्कल का एरिया हमेशा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, कम। ठीक है, इसलिए वाटर बबल का शेप स्फेरिकल होता है क्योंकि एनर्जी उसमें कम आएगा। ठीक है, समझो बस। और एरिया सर्कल का ज़्यादा होता है। एरिया अगर ज़्यादा होगा तो एरिया ज़्यादा से कम हो रहा है, एरिया ज़्यादा से कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, क्योंकि फाई इजिकल टू बी इंटू ए होता है। एरिया बढ़ा, एरिया घटा तो फ्लक्स भी घटेगा। अब फ्लक्स घटेगा तो यहाँ पे कौन सा फ्लक्स है, बी, ये यूनिफॉर्म है। बी हालांकि यहाँ पे यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे एरिया का चेंजेस हो रहा है, बाकी सब में एरिया नहीं था। यहाँ पे बी यूनिफॉर्म है, फिर भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। मैंने अभी कहा था कि बी यूनिफॉर्म होने से नहीं होता है, लेकिन बी यूनिफॉर्म अगर एरिया भी सेम है, बी भी सेम है, तब नहीं होगा। लेकिन बी सेम है लेकिन एरिया का चेंजेस हो रहा है, तो वहाँ पे फ्लक्स आना चाहिए। ठीक है, अब फ्लक्स कैसे आएगा, बी यूनिफॉर्म है तो डॉट है, तो एरिया घट रहा है तो फ्लक्स घटेगा, तो ये इसको क्या करेगा, बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो बढ़ाने का कोशिश किया तो कैसा होगा, डॉट ही होगा। डॉट घट रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, एरिया घटते जा रहा है, एरिया घटते जा रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, तो ये बढ़ाने का कोशिश करेगा। बढ़ाने का कोशिश किया तो डॉट प्रोड्यूस करेगा, डॉट यानी कि एंटी क्लॉक। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी कराता हूँ, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वाला देखो। पहले वाले में क्या है कि ये वाला सोर्स है, यहाँ पे करंट ऐसा है, करंट कैसा है, ऐसा है, और ये दूर जा रहा है। सही से देखना पहले वाला। ठीक है, मैं इधर से देख रहा हूँ, मैं इधर से देख रहा हूँ तो करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, मतलब मेरे को कैसा दिख रहा है, तुम लोग देखो, ऐसे जा रहा है तो कैसा, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक ना, एंटी क्लॉक। तो इधर की तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, इधर साउथ है ना। तो ये दूर जा रहा है तो ये चाहेगा इसको क्या, पास आने को। तो दूर जा रहा है तो पास आने का अगर इसका मतलब है तो यहाँ नॉर्थ प्रोड्यूस करेगा, उधर साउथ। अब नॉर्थ प्रोड्यूस किया तो मैं इधर की तरफ देखूंगा तो कैसे दिखेगा, वही एंटी क्लॉक। अब इसमें देखो, इसमें भी करंट कैसे है, एंटी क्लॉक ही है, तो इधर की तरफ क्या होगा, नॉर्थ। आँख देखना कि कहाँ बना हुआ है, मैं इधर साइड से देख रहा हूँ, तुम लोगों के साइड से नहीं। जो लोग इधर बैठे हुए हो उन लोगों के साइड से नहीं, इधर से देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ है ना। यहाँ अगर साउथ हुआ तो अब देखो कि ये सोर्स है, ये रेस्ट पे है, लेकिन करंट क्या है, बढ़ते जा रहा है। करंट बढ़ते जाएगा तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ेगा, तो वो भी बढ़ेगा तो वो उसको क्या करेगा, घटाने का कोशिश करेगा। तो घटाने का कोशिश करेगा तो उसको क्या करेगा, साउथ। बढ़ाने का कोशिश करता तो यहाँ पे नॉर्थ लिख देता, नॉर्थ मतलब अट्रैक्शन, मतलब बढ़ेगा। लेकिन ये घटाने का कोशिश करेगा तो इसको दूर जाना चाहिए ना, दूर भेजने का कोशिश करेगा, खुद दूर जाएगा, तो यहाँ क्या प्रोड्यूस करेगा, साउथ, इधर नॉर्थ। मैं इधर से देख रहा हूँ, अगर साउथ प्रोड्यूस किया तो मेरे को कैसे दिखेगा, कैसे जा रहा है करंट, क्लॉक। क्लॉक मतलब समझे हो, हाँ। इतना सारे एग्जाम्पल ले लिया, अब समझना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही मैं क्वेश्चन अभी कराया था, कुछ ही देर पहले कराया था। वहाँ पे क्या था कि नॉर्थ साउथ है। अब देखो नॉर्थ साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ। मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं इधर से देख रहा हूँ, देखो कहाँ से देख रहा हूँ, इस साइड से देख रहा हूँ ना। अब साउथ उसके पास जा रहा है तो वो क्या करेगा, उसको दूर जाने का, ले जाने का कोशिश करेगा। तो इस तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा, साउथ। मैं जिधर से देख रहा हूँ उस तरफ तुमको पहले लिखना है, दूसरा तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैं इधर से देख रहा था तो नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ है। अब ये दूर जा रहा था तो क्या प्रोड्यूस करता, पास आने का कोशिश करता, तो नॉर्थ प्रोड्यूस करता। नॉर्थ में इधर से देख रहा हूँ तो इधर अगर नॉर्थ लिखूंगा तो इधर ऑटोमेटिकली साउथ मेरे को लिखना ही है। तो यहाँ पे भी वही है, साउथ उधर जा रहा है, साउथ अगर उधर जाएगा तो यहाँ पे साउथ प्रोड्यूस होगा, साउथ होगा तो यहाँ पे मेरे को क्या लिख देना है, नॉर्थ। अब साउथ होगा तो मैं इधर से दिख रहा हूँ तो करंट मेरे को कैसे दिखेगा, साउथ होगा तो क्लॉक। करंट अगर क्लॉक दिखा मेरे को तो करंट ऐसे जाएगा ना। तो करंट अगर क्लॉक दिखा तो ऊपर के साइड में क्या आना चाहिए, प्लस, और नीचे के साइड में माइनस, क्योंकि अभी मैंने कराया था। करंट अगर क्लॉक होता है तो करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है और उल्टे डायरेक्शन पे नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा है, तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी ऐसे ही जाएगा और नेगेटिव चार्ज उल्टा आएगा। ठीक है, समझो ये वाला। लास्ट वाला तुम लोग एक बार देखो, एक बार खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो मैं तो फिर समझाऊंगा ही। एक बार ट्राई करो, मेरा ये समझाने का मेरे को गैजेट ढूंढने दो, तब तक तुम लोग काम करो। ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ। तो ये वाला लास्ट वाला देखते हैं। अब मैग्नेट इधर से जा रहा है ना, साउथ से नॉर्थ, तो मेरे को दिखना किधर से,
आँख बना देता हूँ पहले, मेरे को इधर से दिखना है ना, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे देखूँगा, देखो कैसे जा रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा इसी से समझाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा फिर। देखो ऐसे जा रहा है करंट, और इसको इधर जोड़ दो, इन दोनों को, ऐसे ही जा रहा है ना करंट। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब मैं इधर से देख रहा हूँ आगे जा रहा है, तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब कैसे, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे। अब इसको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, जोड़ देता हूँ, एक सेकेंड रुक जा। देखो सही से देखना, अरे यार ऐसे है तो इसको ऐसे जोड़ो। अब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉक जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, देखो ऐसे जाएगा ना, तो ऐसे जाएगा तो करंट कैसे आएगा, देखो ऐसे होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, फिर ऐसे, तो N2L होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने का ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम के हॉल में तो ऑपरेटर ये सब नहीं मिलेगा, तो तब तुम लोग को थोड़ा सा माइंड लगाना होगा कि कैसे जा रहा है, या हाथ को ऐसे रख के भी देख सकते हो कि ऐसे करके जा रहा है, तो ऐसे करके जा रहा है, तो ऐसे करके जा रहा है, तो ऐसे अंदर जाएगा, ठीक है। तो अंदर ज़्यादा करके ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है जहाँ पे सोलेनॉइड हो, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उसको थोड़ा सा सही से देख लेना है, ठीक है। अब चलते हैं इंड्यूस पैरामीटर पे। मैं राइटिंग बोर्ड पे ही जाता हूँ, बहुत देर तक ये वाला पढ़ा दिया, तो राइटिंग वाले बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, लिखो इंड्यूस्ड पैरामीटर। तो डायरेक्शन कैसे क्या हो रहा है समझ आया सबको, सही से समझ आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इंड्यूस पैरामीटर पे। तो पहला वाला जो टॉपिक है, एक सेकेंड रुको, सही से आ रहा है, डायरेक्शन वगैरह समझ आ रहा है सही से। सूरज को आ गया तो बाकी, हाँ सूरज को आ गया तो बस, अरे सबको, सूरज भैया को आ गया तो सबको पक्का आएगा। क्यों आएगा बोलो, क्योंकि सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो सूरज से एनर्जी मिलता है हम लोगों को। अरे यार एनर्जी मिलता है लेकिन टच नहीं मिलता है, टच काम नहीं कर रहा है, देखो एक सेकेंड। अब देखो इंड्यूस पैरामीटर में सबसे पहले लिखो इंड्यूस ईएमएफ, जो कि तुम लोगों को पता ही है। इंड्यूस्ड पैरामीटर पे मैं पहले लिखता हूँ इंड्यूस पैरामीटर, उस पर सबसे पहले जो आएगा वो आएगा इंड्यूस ईएमएफ। पेन यूज़ करता हूँ आज, ठीक है। इंड्यूस पैरामीटर, वैसे तो पेन यूज़ करने का मन नहीं होता है, लेकिन पब्लिक डिमांड कर रहा है आजकल की पेन यूज़ कीजिए सर, तो इसीलिए कर रहा हूँ। E इजिकल टू माइनस डी फाई। आवाज़ नहीं करना है क्योंकि नॉइज़ आ जाएगा। E इजिकल टू माइनस डी फाई, ठीक है। अब इंड्यूस पैरामीटर में पहले EMF आया, तो इंड्यूस करंट कितना आएगा बोलो। करंट मतलब I इजिकल टू होता है E/R, तो E/R मतलब 1/R माइनस d∅dt आएगा। अगर इंड्यूस करंट आया, इंड्यूस करंट के साथ आएगा इंड्यूस चार्ज। करंट होगा तो चार्ज भी होगा। अब चार्ज का मतलब क्या होता है, dq/dt लिखो dq/dt। यही प्रॉब्लम है इस बोर्ड का, थोड़ा सा पुराना हो गया तो ऐसे हो जाता है। dq/dt आई के जगह में लिखो dq/dt। बात नहीं करना है, चुपचाप लिखो, साइलेंट, नो टॉकिंग प्लीज। माइनस 1/R d∅dt। अब dt क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा,
तो इसको बस सिंपल सा कैंसिल कर देना है। तो क्या आ जाएगा बोलो, डी क्यू इज इक्वल टू आ रहा है माइनस डी फाई बाई आर। यानी कि अगर तुमको पूरा का पूरा चार्ज निकालना है, तुम इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, इंटीग्रेट करोगे तो क्यू आ जाएगा डी क्यू का इंटीग्रेट करने से, और डी फाई का इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, डेल्टा फाई। तो जो भी फ्लक्स का चेंज होगा उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करो तो तुमको क्या आ जाएगा, तुमको टोटल जो भी जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो डी क्यू को इंटीग्रेट करो तो क्यू आएगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई आर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब लिखो हीट, इंड्यूस्ड हीट लिख सकते हो, इंड्यूस्ड हीट, क्योंकि कॉयल होगा तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी आएगा, तो हीट भी आना चाहिए। इंड्यूस्ड हीट, इंड्यूस्ड हीट में पहले क्या लिखना है, इंड्यूस्ड हीट, हीट यानी कि क्या होता है, मैं हट जाता हूँ लिख के एक सेकेंड। हीट यानी क्या होता है बोलो, हीट मतलब होता है आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, या लिख सकते हो ई स्क्वायर बाई यानी वी स्क्वायर बाई आर इंटू डी टी। अब वी का वैल्यू, वी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज क्या है जो ई एम एफ है। अच्छा, इंड्यूस पैरामीटर में, इधर भी मैं पैरामीटर लिख दिया, इसको मेरे को क्या लिखना है, ई एम एफ लिखना है ना, तो इसको ई एम एफ में थोड़ा बदलना है, तुम लोग भी चेंज कर दो इसको, इंड्यूस ई एम एफ। ठीक है, चलो अब एक चीज़ शायद 2019 में नीट में पूछा गया था, 2019 नहीं 2022 में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट आता है, करंट से क्या आता है, हाँ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करके ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से तो मैग्नेटिक फील्ड में आ सकते हो, उल्टा क्या हम लोग जा सकते हैं, पक्का जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर जैसे, इसका एग्जांपल ले लो, जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजेस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे, दो नॉर्थ और साउथ पोल उधर बना हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल तुमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो वहाँ पे कोई कुछ होगा, मैं पढ़ाऊंगा जनरेटर तब मैं बताऊंगा, तो कुछ भी है, कुछ मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के चलते क्या होगा, वहाँ पे फ्लक्स का चेंजेस होगा, फ्लक्स का चेंजेस होगा तो वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे करंट आएगा, करंट आएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आना चाहिए। तो अब लिखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जेई और नीट दोनों में ही क्वेश्चन आता है, जेई मेन और नीट में दोनों में ही क्वेश्चन आता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, लिखियो। हाँ, अब देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या आता है वो देखना है पहले, एक सेकेंड। फॉर्मूला क्या आता है, देखो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है कि ये तो सबको पता ही है। अब जो E है वही क्या है, V मतलब वोल्टेज है ना, E जो है वही क्या है, V है। अब देखो एक चीज़ लिखो कि for induced electric field, V is not equal to this one, not equal to 0, क्योंकि 0 होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ, अब लोगों को ये वाला फॉर्मूला भी पता होगा, E is equal to माइनस डी बाई डी आर या डी एल कुछ भी लिख सकते हो, तो E is equal to माइनस डी बाई डी एल, इसको उधर पुट करो। V के जगह में क्या लिखोगे, V के जगह में तुम ऐसे लिख सकते हो ना, V मतलब किसका इंटीग्रेशन,
डी का इंटीग्रेशन लिख सकते हो, है कि नहीं। अरे डी एक्स के इंटीग्रेशन से अगर एक्स आता है तो डी का इंटीग्रेशन से भी आएगा। और डी के जगह में क्या लिखोगे, माइनस ई डी एल, क्या लिखोगे, माइनस ई डी एल। फिर क्या लिखना है, माइनस डी फाई बाई डी टी। शांति से तुम लोग बैठ नहीं सकते 2 मिनट, कुछ ना कुछ करना है, इसको या गिराना है, वो देखना है। चुपचाप बैठो, लेक्चर सुनो, नहीं समझ आता तो बोलो। ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी आएगा। ठीक है, अब तक समझ आया सबको। मैंने बस v के जगह में क्या लिखा, डी वी, और डी वी मतलब इधर दिखाया माइनस डी बाई डी एल, तो ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये तो लिख ही सकता हूँ। ठीक है कोई प्रॉब्लम। अब हम लोगों को कुछ 1-2 चीज़ करना है, वो थोड़ा देखो। लिखो, इफ़ एरिया रिमेन्स कांस्टेंट देन फाई के जगह में क्या लिख सकते हो, बोलो। फाई को तुम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो, बी डॉट ए यानी बी इंटू ए। अगर बी ए कॉस थीटा लिखो, कॉस अगर 0 है फॉर सम ओकेशन, मैं 0 के लिए दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है। 3 पैरामीटर है, एक है बी, एक दूसरा है ए, तीसरा है कॉस थीटा। तो बी भी चेंज हो सकता है, एरिया भी चेंज हो सकता है, एंगल भी चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला ले रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, बस बी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ आए। तो एरिया और कॉस मतलब कि जो एंगल है वो सेम है, तो कॉस 0 दिया हुआ है। क्यों कॉस 0 दिया हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। मेरे को पहले फिगर ड्रॉ करना है। लेट्स एज्यूम दिस इज़ ए कंडक्टर, ऐसा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं कुछ एक ले रहा हूँ, क्रॉस यहाँ पे वो है। और जैसे दिया हुआ है बी का वैल्यू क्या है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, रंगोली जैसा हो गया। ठीक है, चलो अब बी और बी का वैल्यू मान लो चेंजेस हो रहा है, चाहे वो बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट डिपेंड्स, पर हो रहा है चेंज। एरिया को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, ए डी बी बाई डी टी। और यहाँ पे जैसे था ई डॉट डी एल उसको वैसे लिखना है। इसको मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ क्योंकि वो अच्छा रहेगा। ये तुम्हारा जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है ये हमको नेक्स्ट स्लाइड में चाहिए होगा। ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी, ये मेरे को नेक्स्ट स्लाइड में चाहिए होगा। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये भी मेरे को चाहिए। एक सेकेंड, तुम लोग लिखो तब तक मैं कॉपी करता हूँ। लिख लिए सब कोई? ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है सही से? कोई भी पोजीशन अगर छूट जाएगा ऑनलाइन वालों तो तुम लोग एक काम करना, वीडियो जाके एक बार देख लेना, ठीक है? तो अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो हाँ बनाते हैं इसको। एक सेकेंड। अब मेरे को 3 कंडीशन लेना है। पहले वाला कंडीशन में मैं 3 पोजीशन लेता हूँ। पहले वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन अंदर 1 लेता हूँ, फिर 2 ऑन द सरफेस, फिर 3 बाहर। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते थे वैसे ही सेम है, जैसे गॉस लॉ में किए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे गॉस लॉ में किए थे वैसे ही सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम टू सेम करना है। तो पहले में कहाँ पे करना है, मान लो इसका रेडियस r है, तो पहले 1 वाले पॉइंट के लिए तो पॉइंट 1 लिखो। पॉइंट 1 का रेडियस अगर मैं r मान लूँ तो r से कैपिटल r से छोटा होगा, है कि नहीं? कैपिटल R बड़ा है, ये वाला r छोटा है। तो इधर के लिए क्या करना है, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी लिखो। ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ए डी बी बाई डी टी, फॉर्मूला मैंने लिखा। अब देखो डी एल तुमको अगर करना होगा, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, बहुत जगह ले रहा है। एक सेकेंड, इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके।
हटा देता हूँ। ओके ठीक। अब एरिया में क्या आएगा बोलो, ई डॉट डी एल, डी एल मतलब डी एल, ई तो ई है उसको छोड़ो, डी एल का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो एल आएगा। एल मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो भी एरिया होगा जहाँ मैं कन्फाइन कर रहा हूँ, इस वाले का जो एरिया नहीं, इस वाले का लेंथ, अगर इसका मैं रेडियस आर माना था, इसका मैं रेडियस आर माना था, डी एल का इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा एल। एल मतलब क्या है, उसका सरकमफ्रेंस क्या आएगा 2 पाई आर, है ना। डी एल मतलब एल, अगर मैं उसका सरकमफ्रेंस मानूँ तो वो क्या आएगा 2 पाई आर। तो ए इंटू 2 पाई आर लिखना है। एरिया में क्या लिखना है, इसका एरिया, इसके अंदर में जो भी एरिया है, मतलब जहाँ पे मेरा हलचल हो रहा है, हलचल मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस हो रहा है, बाहर तो नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। अब इसमें मैं देख रहा हूँ तो इसी पे हो रहा है, इधर भी हो रहा है, लेकिन वो मेरा कंसंट्रेशन वाला पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि मेरे को जहाँ फ्लक्स है उस वाले रीजन में देखना है, जहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है। तो वो वाला एरिया कौन सा, ये वाला एरिया, इसको भी थोड़ा सा हटाना होगा, ठीक है। एरिया की जगह में क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो अब देखो डी बी बाई डी टी तो एक वैल्यू देगा तुमको जो दिया रहेगा वहाँ पे, ये आ रहा है आर बाई टू डी बी बाई डी टी। तो अंदर वाले पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो मैं जो ग्राफ यहाँ से निकालूंगा वो वाला क्वेश्चन ही आया था मेंस में, तो वो वाला एक बार देख लेना, ठीक है। तो आर लेस देन आर हुआ। अब दूसरा वाला क्या है, आर इजिकल टू आर। अब से चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक PYQ का सेशन भी आएगा, जहाँ पे नीट और मेंस का PYQ कराया जाएगा। मैं क्लास 11 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग जाके देखो। और तुम लोगों के भी आएगा PYQ सेशन। PYQ मतलब JEE मेन और नीट का PYQ सेशन। एडवांस का तो अब छोड़ो, अब नहीं आएगा एडवांस का, मैं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके मैं कराऊँगा, लेकिन मेंस और नीट का, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आर इजिकल टू आर पे तुम लोग बोलो, आर इजिकल टू आर मतलब कौन सा वाला पॉइंट होगा, तुम लोग ही बोलो कौन सा वाला पॉइंट होगा, ऑन द सरफेस ना। तो अब इसको हटाओ, तो ऑन द सरफेस मतलब यहाँ से तुमको सीधा सीधा दिख जाएगा। ई इजिकल टू क्या होगा बोलो, आर बाई टू डी वी बाई डी टी आएगा। हाँ, वीडियो ऑन है, देख लो एक बार, ठीक है। अब तीसरे वाले में देखो, यहाँ पे बनाऊंगा ग्राफ, आर लेस देन आर मतलब अंदर वाला पॉइंट, है ना। अब अंदर वाला पॉइंट के लिए तुमको क्या करना है, वही सेम फार्मूला, ई डॉट डी एल इजिकल टू अंदर वाला नहीं, सॉरी बाहर वाला पॉइंट, अंदर वाला क्यों बोल रहा हूँ, अंदर वाला नहीं, गलती से बोल दिया, बाहर वाला पॉइंट। तो बाहर वाले जो पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट, अगर इसको एज्यूम करके तुम लोग एक स्फीयर बनाओ, तो डी एल मतलब एल मतलब क्या, वही 2 पाई आर आएगा, ई 2 पाई आर, इसको सही से देखने का 2 पाई आर। अब एरिया देखो, एरिया मतलब जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एरिया में, पूरे में है कि इसको थोड़ा में मिटाना होगा, कौन सा वाला को मिटाना होगा, ये वाला को, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बस लूप के अंदर ही था। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला रीजन में है बोलो, अंदर वाले में है ना, अंदर वाले में है ना, लेकिन मैं रीजन कहाँ ले रहा हूँ, अंदर से बाहर पूरा ले रहा हूँ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो भी एरिया रिस्पॉन्सिबल है, मेरे को एरिया के टाइम उसी एरिया को लेना है, पूरा को नहीं लेना है। लेंथ के टाइम में पूरा लेंथ लेना है, लेकिन एरिया के टाइम में जहाँ फ्लक्स एग्जिस्ट करता है उसी को लेना है। अब देखो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना आएगा, मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, आर स्क्वायर बाई 2r डोंट टॉक डी वी बाई डी टी, ठीक है। अगर ये वाला आया, देखो शुरू वाले में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ प्रोपोर्शनल हुआ करता था, और सरफेस पे तो कांस्टेंट है, बाहर क्या आ जा रहा है 1/r के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जैसे सॉलिड सिलेंडर में गॉस लॉ में देखे थे, या सॉलिड स्फीयर में देखे थे, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ पहले तो सीधा सीधा वेरी कर रहा है, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो शुरू में जब तक आर का वैल्यू लेस देन आर है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोपोर्शनल हो रहा है, लेकिन जैसे आर का वैल्यू बढ़ा, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/r हो गया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है r/2 इंटू डी वी बाई
dt। ये वाला ग्राफ आता है एग्ज़ाम में, थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। ग्राफ से पूछा जाता है क्वेश्चन, समझ गए। ग्राफ से तुमको या ग्राफ में कुछ वैल्यू दे देगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं PYQ जो सेशन लूँगा वहाँ पे मैं बताऊँगा, ठीक है। ओके, समझ आए, ठीक है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एरिया से रिलेटेड, फिर करेंगे दूसरा किसी भी टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। तो इंड्यूस EMF का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर करेंगे इंड्यूस चार्ज का क्वेश्चन, फिर बाकी का जो भी आज देखते हैं कहाँ तक होता है। शायद इंड्यूस EMF तक हो गया, चार्ज भी हो गया, थ्योरी तो हो गया। अब बाकी रहा हम लोग का सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, RL सर्किट, ये 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। बाकी का सारा हो गया। और पावर डायनामिक EMI, मतलब और एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, और एक दिन लगने से ये ख़त्म, ठीक है। और जनरेटर और 1-1.5 घंटा का लेक्चर बचा, बाकी ख़त्म हो जाएगा। PYQ वाला सेशन में अलग से लाऊंगा, वो मैं सैटरडे को कराता हूँ, तो सैटरडे में मैं रिकॉर्ड करके फिर डाल दूँगा, तुम लोग देख लेना PYQ वाला सेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एक सेकेंड बता रहा हूँ, तुम लोग लिखो। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है, इंड्यूस EMF का क्वेश्चन है। ऐसा बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में हमेशा से आता है, एक बार देख लो सही से। एक ऐसा करके कंडक्टर बना हुआ है, और एक सेकेंड, हाँ, तो मान लो ऐसा कंडक्टर बना हुआ है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो कंडक्टर ऐसा है, और यहाँ पे एक रेल जैसा बना हुआ है। रेल मतलब इसको जोड़ने के लिए ऐसा कुछ दे दिया गया, ठीक है। बात नहीं करना है, क्वेश्चन सुनो, जब तक बना रहा हूँ क्वेश्चन देखो उसको। हाँ, ऐसा दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और इसका वेलोसिटी गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड डॉट मतलब कैसा, आउटवर्ड, है ना। क्वेश्चन लिखो, B = 0.4 t, B = 0.4 t, t मतलब टेस्ला, ठीक है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन सही से देखना है। हाँ, ये वाला जो रेल है, रेल मतलब समझते हो ना, रेल मतलब जो मूव कर सकता है वैसा। तो ये वाला जो रेल है, इसको मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये वाला जो रेल है वो कहाँ था पहले, वो पहले यहाँ पे था। कौन सा पोजीशन, अरे यार पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे था, ठीक है, इस वाला पोजीशन पे था। मैं इसको हटाता हूँ, छोड़ो, ये वाला पोजीशन पे था। अब धीरे धीरे ये किधर जा रहा है, धीरे धीरे ये, एक सेकेंड, हाँ ऐसे था, यहाँ पे था। t = 0 पे इनिशियली यहाँ पे था। अब धीरे धीरे करके कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। कितने टाइम में, t = 4 सेकेंड में। कितने टाइम में, t = 4 सेकेंड में। उसका वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। t = 0 से कितना टाइम तक गया, 0 to 4 सेकेंड। अब एक चीज़ देखने वाला चीज़ है, b का वैल्यू कितना दिया था, 0.40। देखो सही से सुनना, तो यहाँ तो पूरा बोर्ड ही मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, पूरा बोर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। अब करंट फ्लो होने के लिए, EMF के लिए तुमको क्लोज सर्किट चाहिए होगा, है कि नहीं, समझ रहे। तो पहले कहाँ पे था ये, अरे पहले कौन से पोजीशन पे था, ये वाला पोजीशन पे। जैसे मैं इसको धीरे धीरे करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये जा रहा है, जाके यहाँ रुका। अब देखो यहाँ पे जो था, यहाँ पे इसका कन्फाइंड एरिया कितना था, 0 था। एरिया देखो, इसका अंदर वाला एरिया मतलब जो नीचे वाला है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है 4 सेकंड तक, और ज़्यादा तो और बढ़ता, 4 सेकंड तक कहाँ तक आया,
यहाँ तक है। अंदर वाला एरिया मतलब ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया समझ रहे हो, ये स्काई रीजन, ठीक है, समझ गए। तो एरिया चेंजेस होता है, यहाँ पे एरिया का चेंजेस हो रहा है तो तुमको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फ्लक्स ओवर ईयर। तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, इनिशियली कितना फ्लक्स था, 0 था, हाँ, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका वेलोसिटी भी कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम ये वाला डिस्टेंस कितना है, एज्यूम कर लो 2d, तो इसका आधा कितना d, ये भी कितना होगा, ठीक है। कैसे करा रहा हूँ देखो, मैं बस t का वैल्यू में जनरल एक फार्मूला लाऊंगा, जनरल फार्मूला से मैं t का वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए। लिखो क्या लिखोगे बोलो तो, एक सेकेंड, कुछ एंगल भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट, एंगल भी तो नहीं गिवन है, ओके, अच्छा ये वाला चीज़ गिवन है कि बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। अ स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम 2 स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड फॉर्मिंग ए राइट एंगल, अच्छा ये वाला एक चीज़ गिवन है कि राइट एंगल है, तो राइट एंगल मतलब इन दोनों का एंगल कितना होगा, ये भी 45, ये भी 45, ये भी गिवन है कि राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, 45। अब b का वैल्यू 0.40 है। अ स्ट्रेट कंडक्टिंग बार इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रक्चर विच इज़ मूविंग एट ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। अब देखो समझो इस चीज़ को, मान लो कि ये वाला d है, अगर 45 डिग्री होगा तो ये वाला भी क्या होगा, 45 डिग्री, है ना, समझ गए। तो अगर ये वाला d होगा, मैं यहाँ कुछ बनाता हूँ ऐसे, तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, ये छोटा है थोड़ा सा, मैं थोड़ा मोटा बना दिया, लेकिन स्टिक जैसा एक सिंपल वायर है, इसको छोटा कर देना है इसको, ठीक है। तो अगर ये वाला d होगा तो ये वाला भी d होगा, एक ट्रायंगल बना लो, इधर ट्रायंगल जैसा बना लो, बाकी का तो आ ही जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये था, मैं इसको बना रहा हूँ इधर, ये भी d होगा तो ये भी d ही होगा, है कि नहीं। एंगल कितना है, 45 डिग्री, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, बाकी सब कुछ है। अच्छा एरिया का वैल्यू क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है टोटल, हाइट कितना है बोलो d। अब ऐसा कितना है, एक इस साइड है एक वो वाला साइड है, तो इंटू क्या करना है, 2 कर देना है, तो 2 कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है d²। अब देखो ये जो d का वैल्यू है, ये जो d का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, जितना ज़्यादा तक जाता d भी बढ़ता, ये वाला भी बढ़ता, है कि नहीं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो d के जगह में क्या लिख सकते हो, vt लिख सकते हो, तो d के जगह में क्या लिखोगे, v² और t² लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसा लिख सकते हो, अब मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा वैल्यू क्यों नहीं बिठा देता, सीधा सीधा इसलिए वैल्यू नहीं बिठा रहा हूँ, मैं एक जनरल सा इक्वेशन लाना चाहता हूँ, फिर वहाँ पे t का वैल्यू डालना चाहता हूँ, ठीक। अब EMF का फार्मूला क्या होता है, EMF मतलब फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बोलो, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, बी है कॉस थीटा, थीटा 0, क्योंकि थीटा 0 मतलब इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ और वो भी डॉट भी बाहर की तरफ, दोनों 0 है, तो जो दोनों 0 होगा तो बी इंटू ए होगा। फिर बी का वैल्यू तो बी कितना दिया है वैसे ही रखो, अभी v² t², ये फ्लक्स फाई है। अब फ्लक्स अगर फाई होता है तो EMF का वैल्यू क्या आता है, हम लोग को पता है d∅dt, ठीक है। अब d∅dt होगा, माइनस होना चाहिए, माइनस तुम अब छोड़ो, माइनस तुमको बस वैल्यू लेना है। b भी कांस्टेंट है, v² भी कांस्टेंट है, तो dt² का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा बोलो, b इंटू v² इंटू 2t आएगा, b v², एक सेकेंड, 2t, b इंटू v² इंटू 2t आएगा, आएगा ना, b इंटू v² इंटू 2t। अब b का जगह में वैल्यू पुट करो 0.4, वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 5, 2 गिवन है, t भी गिवन है, t मतलब 4 सेकेंड, पुट कर दो, जितना भी 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड जो भी बोला जाता, तुम अगर पुट कर देते तुमको आंसर आसानी से मिल जाता है ना। आया समझ में, ठीक है।
तो ऐसा वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब इंड्यूस चार्ज का एक क्वेश्चन करते हैं। इंड्यूस चार्ज का एक क्वेश्चन लिखो। आया समझ में ये वाला? हाँ, क्लियर है सबको? ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन पे जाता हूँ। दूसरा वाला क्वेश्चन लिखो, इंड्यूस चार्ज का क्वेश्चन लिखा। क्लोज कॉयल हैविंग 20 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है कॉयल का, n इज इक्वल टू गिवन 20। नंबर ऑफ कॉयल कितना दिया हुआ है, 20 टर्न्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस भी गिवन है। इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर पे करोगे तो कितना आएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब तीसरा चीज़ क्या दिया हुआ है? तीसरा चीज़ दिया हुआ है कि और कनेक्टेड टू ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये अलग से गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम। कॉयल का खुद का रेडियस है 2 ओम और वो अलग से एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है जो अलग से कितना है, 30 ओम है, ठीक है। Given magnetic field intensity is 1.5 Weber per meter square. 1.5 Weber पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी गिवन है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी भी गिवन है, बाकी क्या और कुछ लिखा हुआ है, एक सेकेंड लिखो। द नॉर्मल ऑफ द कॉयल इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। द नॉर्मल ऑफ द कॉयल इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, नॉर्मल अगर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60। अगर ऐसे बोला जाता प्लेन ऑफ द कॉयल इज इंक्लाइंड, तब थीटा का वैल्यू कितना आता, 30। प्लेन अगर 60 पे इंक्लाइंड है तो उसका नॉर्मल कितने पे होगा, 30 पे। अगर सीधा सीधा बोल दिया गया इधर नॉर्मल इंक्लाइंड है तो नॉर्मल का वैल्यू 60। नॉर्मल का वैल्यू नहीं, नॉर्मल के साथ एंगल का वैल्यू 60। अगर बोला जाता है कि इफ़ द प्लेन ऑफ द कॉयल इज इंक्लाइंड टू द मैग्नेटिक फील्ड एट 60 डिग्री, तब क्या आता, तब 90 - 60 क्या करना होता, 30। वो मैं पिछले वीडियो में भी शायद बताया था नहीं, इधर तो नहीं बताया था, मैग्नेट में बताया था। टॉर्क के टाइम में टाउ इज इक्वल टू बीना, ऐसा जो फार्मूला था वहाँ पे शायद मैं बताया था कि जो भी एंगल है, मान लो कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो टोटल 90 के साथ इसका एंगल माइनस कर दो। इसका नॉर्मल कौन सा डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये अगर थीटा है ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, 90 - थीटा होगा। ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला कितना होगा, 90 - थीटा होगा ना, बस वही। तो प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो यहाँ तो सीधा सीधा नॉर्मल के साथ एंगल बोला गया, थीटा 60 डिग्री। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द galvanometer. You need to find out the amount of charge passed through the galvanometer if it is quickly pulled out of the magnetic field. It is quickly pulled out of the magnetic field. तो इसका जो फार्मूला है वो मैं लिखाया था ये वाला स्लाइड में। कहाँ लिखाया था, इंड्यूस पैरामीटर वाले साइड में। कहाँ लिखा था इंड्यूस पैरामीटर, देखो चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू आता है डेल्टा फाई बाई आर, या माइनस डेल्टा फाई बाई आर, या डेल्टा फाई बाई आर, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अब देखो इसको ऐसे बना सकता हूँ, डेल्टा फाई मतलब फ्लक्स का चेंज। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आता है, सीधा सीधा तुम लोग फार्मूला लिखो, क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई आर। अब डेल फाई यानी माइनस है तो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल बाई आर आना चाहिए। तो माइनस को मल्टीप्लाई करो तो फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल बाई आर होगा। अब फाई इनिशियल का वैल्यू कैसे आएगा बोलो, ये तो बहुत आसान है। इनिशियली फाई इनिशियल फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा हुआ करता था, मतलब होता है। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग कहाँ लेंगे, क्या लेंगे, 60 लेंगे। एन का वैल्यू कितना किया मैंने, पूरा पुट कर दो। फाई फाइनल आउट कर दिया, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
ज़ीरो होगा। रेजिस्टेंस तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसी को लेना है, क्योंकि वही दिखाता है तुमको कितना फ्लक्स जा रहा है। तो आर के जगह में 30 लिख दो, बस एन बी ए कॉस 60, तुम लोग को पता है कि वैल्यू क्या आता है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करो आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अब जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। अब मैं देखता हूँ और कुछ क्वेश्चन है कि नहीं, वो भी मैं कराता हूँ। एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन तो यहाँ कुछ नहीं है। सेल्फ, हाँ क्वेश्चन है कुछ, एक बार देख लो। बिगिनर वर्क्स का क्वेश्चन करा देता हूँ, एलन का मॉड्यूल का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है। ये वाले क्वेश्चन सारे तो नहीं कराऊंगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लेना तुम लोग, मैं डाल देता हूँ। बस कुछ ही क्वेश्चन कराता हूँ। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कराऊंगा, 2 नहीं कराऊंगा, 3 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 9 तो ऐसे भी करा दिया, 3, 4 कराता हूँ। ठीक है, 3 और 4 कराता हूँ। बाकी का क्वेश्चन तुम लोग खुद से एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तुम लोग भी ऑफलाइन वाले भी ले लेना, ठीक है, और ऑनलाइन वाले भी ले लेना, लेके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, मैग्नेटिक, नहीं तो फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, वो सही रहेगा। ठीक है, ग्रुप में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेवर लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम वैरीज विद टाइम t। तो फ्लक्स दिया हुआ है तुमको, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट इंड्यूस ईएमएफ। ये 1 मार्क्स का बोर्ड का क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्या लिखना है, ये इजिकल टू क्या करना है, -d∅/dt। सीधा सीधा ये लिखो, -d∅/dt। अब डेरिवेटिव करो तो फाइव का कितना आएगा, 5t² का 10t, इसका कितना आएगा -4। तो सीधा सीधा -10t -4। अब t का वैल्यू 0.2 लिख दो, 10 × 0.2 2, 2 - 4 -2 माइनस क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट आएगा, तुम्हारा आंसर आ गया। चौथा वाला क्वेश्चन देखो, फाइव के साथ तुमको टी का ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे फाइव का फ्लक्स का वैल्यू चेंजेस होता है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे धीरे धीरे घट रहा है। ई इजिकल टू तुमको क्या बताए, -d∅/dt, यानी माइनस ऑफ स्लोप ऑफ फाइव टी ग्राफ, ये भी लिख दो। फाइव टी ग्राफ का जो भी स्लोप है उस पर डिपेंड करता है ईएमएफ। तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन माइनस आगे होगा तो समथिंग पॉजिटिव वैल्यू इंटू माइनस होगा तो नेगेटिव आएगा। अगर इसका स्लोप को तुम के मान के चलो तो ई का वैल्यू क्या होगा, शुरू में ई का वैल्यू होगा -के, क्योंकि सामने माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो स्लोप बढ़ रहा है तो ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव। ईएमएफ यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ तो 0 है, यहाँ तो कुछ भी छोड़ो 0 है, तो यहाँ पे ईएमएफ यहाँ पे ही नेगेटिव है, तो ये वाला हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप 0 होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे ईएमएफ 0 है। यहाँ पे देखो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्लोप का वैल्यू तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो ईएमएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कई सारे लोग ये भी कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि नेगेटिव जो आएगा ना, मान लो कि ये बढ़ते जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव आएगा, क्योंकि आगे माइनस होता है 1 और 0, फिर नेगेटिव स्लोप है तो फिर पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज़ को याद रखना है कि स्लोप क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ गए। अब मैं नया वाला टॉपिक में स्टार्ट करूँगा, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्ट करने के बाद छोड़ने से अच्छा होता है कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद रहेगा वो वाला टॉपिक। तो लिखो टाइप्स ऑफ ईएमआई। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ईएमआई। तो टाइप्स ऑफ ईएमआई में पहले लिखो स्टैटिक ईएमआई। लिखो स्टैटिक ईएमआई। फिर स्टैटिक ईएमआई में लिखो सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इसका 2 पार्ट होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन,
मतलब इंडक्शन के चलते जहाँ भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उसको कहते हैं स्टैटिक EMI। दूसरा वाला लिखो म्यूचुअल इंडक्शन लिखो, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन लिखो। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता है, एरिया और थीटा सेम रहता है। क्या क्या सेम रहता है? एरिया और थीटा सेम रहेगा, तो फिर चेंजेस क्या होगा? बी चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा? बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब दूसरा वाला लिखो डायनामिक EMI। डायनामिक EMI में क्या चेंज होता है? डायनामिक EMI में चेंज होता है एरिया। कौन सा चेंज होता है? एरिया। तो डायनामिक EMI, तो यहाँ क्या क्या सेम रहेगा? बी और थीटा सेम रहता है, चेंज होता है क्या? एरिया चेंजेस, ठीक है, एरिया चेंजेस। ये कहाँ होता है डायनामिक EMI? तुम लोग जनरेटर में देखते, जनरेटर में सारे कुछ हो सकता है, लेकिन जो मूविंग वाले होते हैं ना, नॉर्मल मूविंग कॉइल जनरेटर कह सकते हो, या कुछ भी डीसी जनरेटर पढ़े होगे तुम लोग क्लास 10 में, तो वो है कि डायनामिक EMI, क्योंकि वहाँ पे एरिया चेंजेस होता है। मान लो ये वाला एरिया है, नहीं वहाँ पे तो थीटा भी तो चेंज, थीटा तो सेम, थीटा तो अलग अलग होता है। नहीं वो वाला नहीं होगा, ये वाला होगा कि मान लो कोई सर्कल था, सर्कल से अचानक से क्या हो गया? इलिप्स हो गया, तो एरिया उसका क्या हो रहा है? घट रहा है। या इलिप्स से सर्कल बना तो एरिया उसका चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो उस वाला होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कोई एरिया है, एरिया बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, एरिया बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, तो वहाँ भी चेंजेस होने का चांसेस है। एरिया चेंजेस होगा तो EMI प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब तीसरा वाला है कि अच्छा, ये वाला जो मैं क्वेश्चन कराया था ये भी डायनामिक EMI का एग्जांपल था। क्यों डायनामिक EMI का? क्योंकि एरिया यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो भी डायनामिक EMI का। तो ये भी लिख सकते हो फॉर ए मूविंग वायर, क्योंकि वहाँ पे भी मूविंग वायर था, तो लिख दो फॉर ए मूविंग वायर। तीसरा वाला लिखो एरिया और बी तो सेम रहेगा, ए और बी सेम है, मतलब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है? थीटा का चेंजेस हो रहा है, ठीक है, थीटा चेंजेस। अगर थीटा चेंजेस होगा, इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक EMI, जो DC जनरेटर में हम लोग देखे थे। मान लो कि ये मेरा कंडक्टर, ये वाला मेरा वॉल जो है वो नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, तो अभी मैं इसको ऐसे रखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरा जाएगा। मैं धीरे धीरे ऐसे करूँ तो कुछ एक ऊपर से जाएगा, कुछ एक नीचे से जाएगा। मैं ऐसे करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल निकल जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटते जा रहा है। फिर यहाँ जैसे ऐसे लाऊंगा फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ते जाएगा, फिर ऐसे करूँगा तो धीरे धीरे घट के जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ाऊंगा तो फिर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरिया तो सेम रह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? थीटा का चेंजेस होता है। तो थीटा का चेंजेस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक EMI, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक EMI, डायनामिक EMI, पीरियोडिक EMI, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।